हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, रेगुलरली हम मेंटेनेंस केसेस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि करंट टाइम पे मेंटेनेंस को लेकर ही आदमी ज़्यादा चिंतित है और मेंटेनेंस से सारी बात बन रही है, सारी बात बिगड़ रही है। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के लिए है। मेंटेनेंस एक ऐसा मामला है जहां पर पत्नी मेंटेनेंस मांग रही होती है कि भाई मेरे को 25,000 रुपये महीना, 30, 70, 80, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख महीना दे दो। और जो पति होता है वो खुद को बचाना चाहता है, तो कोर्ट ये मानता है कि भाई मेंटेनेंस के मामले ऐसे होते हैं जहां पर पति की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इनकम कम से कम बताएगा और पत्नी की टेंडेंसी होती है कि वो पति की इनकम बढ़ा चढ़ा करके बताएगी। तो ऐसे में कोर्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है जो प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर होता है, वो मैं बता रहा हूं। पत्नी चाहे बोल रही है मेरा पति 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, चाहे बोल रही है 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं होता अनटिल एंड अनलेस पत्नी आपकी इनकम का कोई प्रूफ कोर्ट में सबमिट ना कर दे। हाँ, अगर वो प्रूफ सबमिट कर देती है कि भाई ये देखिए 2 लाख रुपए महीना कमाता है, फिर तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगा। लेकिन अगर वो हवा में बोलती है मेरा पति प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता है, मेरे पति ने जो है रेंट पे भी प्रॉपर्टी दे रखी है, 2 लाख वहां से आते हैं, खेती से भी 1 लाख आते हैं, इस प्रकार से मिला जुला के वो जो है 5 लाख रुपए महीना कमाता है, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है और ऐसी चीजों से आपको 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पत्नी है वो इस बात को ध्यान रखें कि जब वो कोर्ट में पति की इनकम को मेंशन कर रही हैं तो वही इनकम मेंशन करें जो उनकी नेचुरल इनकम है। अदरवाइज आपकी इमेज और खराब होती है कि यार ये तो ऐसे लिख देते हैं कुछ भी। तो हमेशा पत्नी को जो पति की ओरिजिनल इनकम है, ठीक है 5-10 हज़ार रुपए का नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है आपके उसकी सैलरी स्लिप नहीं है, उसकी 70 या 75 बता दें, इतना चलता है। लेकिन अगर आप ऐसे बढ़ा के लाखों रुपए में सैलरी बता रही हैं, उसकी एक्चुअल में सैलरी आ रही है 50-60 हज़ार रुपए, तो ये आपकी इमेज को जो है नेगेटिव करता है। ये बात है पत्नी के लिए। अब पति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पति ऐसे मेंटेनेंस केस को लड़ता है, उसको वहां पे केवल अपनी सैलरी स्लिप सबमिट करनी है, या अगर उसका अपना बिजनेस है तो वो आईटीआर सबमिट करेगा कि साहब मेरी जो है पर मंथ की इनकम इस आईटीआर के हिसाब से इतनी है, यही मेरी इनकम है, इसके अतिरिक्त मेरा आय का कोई भी स्रोत नहीं है। जो ये कह रही है कि मैं रेंट से कमाता हूँ, इससे कमाता हूँ, खेती से कमाता हूँ, ये सब झूठ है, ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसी मेरी इनकम नहीं है। आपने केवल उस चीज़ को डिनाई करना है, आपको साबित नहीं करना कुछ, सिर्फ उस चीज़ को डिनाई करना है, उतना ही सफिशिएंट है। और जो फाइनली मेंटेनेंस होगा वो आपकी उस इनकम का होगा जो इनकम प्रूफ आपने कोर्ट में सबमिट किया है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे कह दे मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कोर्ट एजम्पशन मारेगा आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे, आपकी प्रीवियस जॉब की बेस पे, या और कुछ अगर आपकी वाइफ ने प्रोड्यूस किया है तो उसके बेस पे। तो इसीलिए मेंटेनेंस केस में सभी लोगों के लिए कभी भी एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, हर एक व्यक्ति के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। आपकी इनकम बहुत ही एक्सट्रीम साइड पे है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर आपकी इनकम ऐसी है जिसको आप हाइड नहीं कर सकते किसी भी तरह, तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो ऐसे में फिर आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। कुल मिला के हमको करना क्या है कि कोर्ट में वो चीज़ बतानी है जो हमारी इनकम है और कोशिश करनी है उसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ हम ना दें। अला फला की चीज़ें, देखो आदमी अपना पेट काट काट के कई बार सेविंग करता है फ्यूचर के लिए, वो कोई एफडी बना लेता है, अपना ही पेट काट के तो बनाता है ना, इस ये सोच करके कि फ्यूचर में मेरी पत्नी को, बच्चों को, मुझे, मेरे माता पिता को कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं इसको यूज करूंगा। अब ऐसे में क्या होता है, आप अपनी सैलरी भी दिखा रहे हो, वो एफडी भी दिखा रहे हो, तो उसको आपकी एडिशनल इनकम ट्रीट किया जाता है, उस पर आने वाला जो इंटरेस्ट है उसको आपकी एडिशनल इनकम ट्रीट किया जाता है, और ऐसे में आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो अगर आपकी कोई मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं तो आपकी जो सैलरी से इनकम आ रही है उसके अतिरिक्त कोई भी इनकम आपकी शो नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए, उसी के बेसिस पे आपको फाइट करना है। अब ऐसे भी कई सारे लोग हमने देखे जो कि मेंटेनेंस केस लगते ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी जो पहले वाली जॉब होती है उसके बारे में आपकी पत्नी को पता होता है, पहले वाली जॉब की सैलरी जिस खाते में आ रही होती है उसके बारे में आपकी पत्नी को पता होता है। पत्नी कोर्ट में बोलती है जी ये पहले इस कंपनी में काम करता था, इसकी इतनी सैलरी थी, ये इसका बैंक खाता था, उसमें इसकी इतनी सैलरी क्रेडिट होती थी। और कोर्ट देखता है कि भाई अभी 3 महीने पहले की तो सैलरी स्लिप प्रेजेंट कर रही है और आज के टाइम पे कह रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है। या फिर पहले आपकी सैलरी आ रही थी 3 लाख और आज के समय आप किसी और कंपनी में स्विच करके अभी आ रही है 50,000। तो कोर्ट समझ जाता है कि आपने इंटेंशनली ये सब किया है और फिर आपकी पुरानी सैलरी के बेसिस पे ही आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। ऐसे तमाम मामले आए हैं। तो चालाकी अगर इस प्रकार से आप कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सामने है तो ये नहीं चलेगी। आपको बहुत सिस्टम से काम करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं। अगर आप ऐसे चलोगे तो एजम्पशन लगेगा। लेकिन दोस्तों, पत्नी के लिए भी मेंटेनेंस पाना उतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट में काफी धक्के खाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ मामलों में 6 महीने के बाद मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, कुछ में 1 साल के बाद, कुछ में 1.5 और 2 साल के बाद एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। ऐसे मामलों में पत्नी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जब केस फाइल किया होता है ये सोच के किया होता है कुछ ना कुछ मिलने लगेगा, नहीं मिलता, पत्नी परेशान हो जाती है। तो ऐसे में वो वाइफ जो एजुकेटेड है
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको समझना चाहिए कि कोर्ट कचहरी में जाके कुछ नहीं मिलता। अगर आपके विवाद हो ही गए हैं और आपको पति के साथ नहीं रहना, वॉट किसकी गलती है उसको छोड़ देते हैं, नहीं रहना बस ये कंफर्म हो गया है, तो आप डायरेक्टली बिना किसी को इन्वॉल्व किए अपने पति से बातचीत करो और उसको बोलो कि भैया इतना मेरा खर्चा दे दो और इसको म्यूचुअली सेटल कर लेते हैं। और वो जो खर्चा आप बताते हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने शादी में खर्च किए थे जी 1 करोड़ रुपए वो हमें दे दो, या शादी में ये, इस तरह की बातें नहीं चलती। जो प्रैक्टिकल अमाउंट है, यानी प्रैक्टिकल, अगर पति की सैलरी 50,000 रुपये है तो आपको क्या दे सकता है, 8 लाख 7 लाख 9 लाख रुपए दे सकता है। उस तक आप बात करोगे तो थोड़ा बहुत निगोशिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति की सैलरी 50-60 हज़ार रुपये, उसे आप बोलो मुझे तो 30 लाख रुपए दे दे, तो कहाँ से दे देगा? वो पॉसिबल नहीं है। फिर आपके केस ही चलेंगे। तो केसेज को अवॉइड करना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है, पति को भी और पत्नी को भी, जितना आप कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। कोर्ट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, 2-2 3-3 साल धक्के खाते रहते हैं और उसके बाद आखिरी में कुछ भी नहीं मिलता। और यही है, फिर उसके बाद पति भी हट्टी हो जाता है कि जब मैंने इतना झेल ही लिया तो मैं झेल ही लूंगा, अब क्यों देना है। और लास्ट में 125 भी खत्म हो जाता है, डीवी भी खत्म हो जाता है, डाइवोर्स के केसेस भी खत्म हो जाते हैं, 498 पड़ा रहता है, पति अपने प्लेस पे, पत्नी अपने प्लेस पे, पैसा मिल नहीं रहा है, पैसा चाहिए तो एग्जीक्यूशन फाइल करो बार बार, वो महीने का एक छोटा सा अमाउंट मिल रहा होता है। तब पत्नी को समझ में आता है कि यार अगर स्टार्टिंग में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, एक अमाउंट मिलता, उस अमाउंट को लेकर बैंक में रख देती, इतना तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता है जितना ये महीने महीने करके दे रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा था ना, वो समझदारी थी। लेकिन इतना टाइम भी खराब कर लिया और जितना वो इंटरेस्ट आना था उतना भी नहीं आ रहा है, और उसे लेने के लिए भी बार बार कोर्ट में आओ, लिटिगेशन फीस दो, एग्जीक्यूशन फाइल करो, नोटिस सर्व कराओ, भागो आगे पीछे डेटों पे, फिर जा करके पैसा मिलता है। वो भी कभी 10% मिलेगा, कभी 20% मिलेगा, कभी 25% मिलेगा, वो भी पूरा ढंग से नहीं मिलता। तो फिर ऐसे में क्या फ़ायदा है? तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि मामले को निपटाना है तो स्टार्टिंग में निपटा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में अगर आप कुछ पैसा कम भी लोगे तो भी आप कवर अप कर जाओगे। लेकिन केसेज लड़के जो पैसा आप लोगे, फिर कभी हिसाब करके देखना कि जितना आपको अभी तक टोटल मिला है और लिटिगेशन में आपने कितना एक्सपेंसेस कर दिया। हमेशा लिटिगेशन वाला पार्ट ज़्यादा आएगा और आप देखोगे कि बचा तो कुछ भी नहीं, और 10 साल अपनी लाइफ के ख़राब कर लिए। इसलिए लड़कियों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आपको कुछ लेना है, जो आपका राइट बनता है वो रीजनेबल पकड़ करके ले लो। और सबसे पहली बात, लड़कियों को आज के समय ये समझना चाहिए कि रीजनेबल है क्या। आज के समय देखता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे उस तरह की चीज़ें देखती हैं जहाँ पे लड़कियों को प्रोवोक किया जाता है पैसे के लिए। तो वहाँ पे ऊट पटांग चीज़ें उनके दिमाग में भरी जाती हैं। एक तरह से उनका जो ब्रेन वॉश हो जाता है और उनको लगने लगता है कि एक्चुअल में हर पत्नी को 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ऐसी अमाउंट्स मिलती होंगी। उन्हें कोर्ट का जो डार्क ट्रूथ है वो पता नहीं होता और इसी चक्कर में जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं। तो इसलिए चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, दोनों ही पक्षकारों को सोच विचार करके आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को बचाना है। अपने जीवन का जो अमूल्य समय है उसको बचाना है और साथ ही साथ इन मामलों को सेटल करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों समझदारी दिखाएं और बीच में बिना किसी तीसरे को इन्वॉल्व किए टेबल पे बैठ जाएं और बात करें आपस में शांति से, बिना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं और तय करें कि कैसे इसको म्यूचुअली निपटाना है। और जब आप म्यूचुअली निपटा लेंगे तो आप पाएंगे कि आप कईयों से बेहतर हैं जो आज कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।